जय मां सरस्वती। श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज पेसारा मुक्तिगढ़ जौनपुर के यूट्यूब चैनल पर प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं कक्षा 9 सब्जेक्ट, आपका विषय है साइंस, विज्ञान और बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो अध्याय 5 है आपके कक्षा 9 के एनसीईआरटी के बुक में 5वां पाठ, और 1 से लेके 4 तक हमें आशा है कि केमिस्ट्री होगी। तो जीवन की मौलिक इकाई, मौलिक माने जीवन और मौलिक इकाई, 3 शब्द है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। इसका अर्थ होता है जीवन जिसमें प्राण हो, श्वसन क्रिया करते हो, संवेदनशीलता हो, गति हो, वृद्धि हो, पोषण हो, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं, जैविक क्रियाएं, उन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें जीवन है। जीवन माने प्राण, जिसमें प्राण है वही जीवन है। तो जीवन की मौलिक इकाई, चाहे वनस्पति हो चाहे जंतु हो, इन दो जो बटे हैं भाग, एक जड़वत जिसको स्थावर कहते हैं, वो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, और जंतु छोटे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के, सूक्ष्म जीव से लेकर के, वायरस से लेकर के, और आपके बहुत विशाल व्हेल मछली जो 30 हाथियों के बराबर है, और स्थल पर रहने वाला तो हाथी माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा विशाल जानवर जो है व्हेल मछली है, वो 30 हाथी के बराबर उसका वजन है। तो सूक्ष्म जीव से लेकर के विशाल जानवर तक, ये जंतुओं में जो उसकी मौलिक इकाई है, वो सारा, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, वो सबकी जो निर्माण है, प्रकृति जिसको ईश्वर कहते हैं, विज्ञान की भाषा में हम प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति की बनी हुई चीजें प्राकृतिक चीजें कहलाती हैं। तो ये जो मुख्य है, मौलिक, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, वो जो क्रिया है, जो रचना है, उसको हम मौलिक कहते हैं। इकाई माने सबसे यूनिट, जो सबसे सूक्ष्म, उससे जहां से शुरुआत होती है उसको यूनिट बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, सबसे सूक्ष्म जो है। तो जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक इकाई को हम सेल कहते हैं, कोशिका। सेल की परिभाषा किसी जीवों की संरचनात्मक, संगठनात्मक और क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। फिर से एक बार देख लो, क्योंकि सेल की कोशिका किसे कहते हैं, अंग्रेजी में सेल, CELL, सेल। कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका की परिभाषा है कि किसी जीव की संरचनात्मक, संगठनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम सेल कहते हैं। और इसकी खोज, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कार्क के ऊपर ऐसे सूक्ष्म जीव का उन्होंने
देखा, जो कि एक ऐसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो है कि उस छोटी इकाई थी, उसका नाम उन्होंने सेल रखा, कोशिका। तो रॉबर्ट हुक ने ये 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया। ये एक नंबर में आ जाता है कि कोशिका की खोज किसने किया, तो आप सीधे कहिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। और वहीं पर 1670 में ल्यूवेनहॉक एक कोशिकीय जंतु, पादपों और जीवाणुओं की खोज। अगर ये आता है कि जीवाणुओं की खोज किसने किया, तो ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक ने 1670 ईस्वी में किया। 1670 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ये जीवाणुओं की खोज और पादपों की खोज उन्होंने किया। 1671 ईस्वी में मार्सेलो माल्पीघी ने पादप कोशिकाओं की खोज किया था। 1671 ईस्वी में मार्सेलो माल्पीघी इस वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने पादप कोशिकाओं की खोज किया था। अब 1710 ईस्वी में विल्सन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज किया। उन्होंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को बनाया, निर्माण किया। उस विल्सन वैज्ञानिक का नाम है विल्सन। इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उन्होंने अति सूक्ष्म जीवों का, वायरस का, जीवाणुओं का और कोशिकाओं का, सेल का जो है अध्ययन किया, उसको अच्छी प्रकार देखा। 1838 में मैथियस स्लीडन वैज्ञानिक ने पादप कोशिकाओं का सिद्धांत प्रतिपादन किया। ये जो पादप माने वनस्पतियां हैं, इनका जो किस सिद्धांत के रूप में ये अपना जीवन इनका बना और ये वातावरण के अनुसार कैसे अनुकूलित हैं, इस सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया मैथियस स्लीडन ने। 1839 ईस्वी में थियोडर स्वान ने जंतु कोशिकाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस तरह हमारे कुछ वैज्ञानिक जो पादप कोशिकाओं का और जंतु कोशिकाओं की खोज किया, सूक्ष्मदर्शी जो है इनको देखने में बहुत मदद की। बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ऐसे सूक्ष्म जो सेल है, कोशिकाएं हैं, उनको देखना असंभव है। तो कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत मैथियस स्लीडन ने 1838 में प्रतिपादन किया। सिद्धांत, इनका सिद्धांत जो इन्होंने प्रतिपादन किया, इनके कोशिकाओं का सिद्धांत निम्नलिखित मुख्य इनकी विशेषता है। नंबर 1, कोशिकाएं जीवों
जीवों की संरचनात्मक इकाई है। कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक इकाई है। नंबर 2, सभी कोशिकाएं एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। कोशिकाएं उपापचय क्रियाओं की इकाई है। कोशिकाएं उपापचय क्रियाओं की भी इकाई है। तीसरा, कोशिकाएं आनुवंशिकता की भी इकाई है। विर्चो नामक वैज्ञानिक ने विर्चो 1855 ईस्वी में विर्चो नामक वैज्ञानिक के अनुसार 1855 में इन्होंने खोज किया था। इनके अनुसार नई कोशिकाएं के पूर्ववर्ती विर्चो नामक वैज्ञानिक ने 1855 के अनुसार नई कोशिकाओं का जो निर्माण है इसके पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। तो ये मैथियस स्लीडन ने जो सिद्धांत प्रतिपादन किया, ये 4 मुख्य सिद्धांत इन्होंने दिया था। नंबर 1, कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक इकाई है। और दूसरा, कोशिकाएं उपापचय क्रियाओं की इकाई है। तीसरा, कोशिकाएं आनुवंशिकता की भी इकाई है। आनुवंशिकता का नियम जॉन मेंडल ने बहुत बढ़िया दिया है, जिनका प्रयोग मटर पर उन्होंने करके दिखाया। तो आनुवंशिकता जब हम जॉन मेंडल के बारे में बच्चों बताएंगे तब उस समय ये और क्लियर हो जाएगा। चौथा है, विर्चो 1855 में इनके अनुसार जब नई कोशिकाएं के केवल पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से ये कोशिकाएं बनती। तो ये कोशिकाओं का सिद्धांत था। अब है कोश।
कोशिकाओं में जैविक क्रियाएं बायोलॉजिकल प्रोसेस इन सेल, लिख दूं कि हो जाएगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन सेल, कोशिकाओं में जैविक क्रियाएं। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन सेल, प्रोसेस इन सेल कोशिकाओं की संरचनात्मक एवं कोशिकाओं की कार्यों का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि कोशिकाएं जीवन की क्रियात्मक इकाई भी है। इनके अध्ययन से यह पता चलता है कि कोशिकाएं में जीवन की जैविक क्रियाओं की क्रियात्मक इकाई भी है। प्रत्येक पादप कोशिका के चारों ओर प्रत्येक जो पादप है, वनस्पति है, पादप मन वनस्पति पेड़ पौधे, प्रत्येक पादप में जो कोशिका से उसके चारों ओर कोशिका, ये केवल पादप में ही पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति होती है। यह कोशिका की रक्षा करती है। ये चारों तरफ सेल के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादपों में ये जो है कोशिका की रक्षा करती है। ये जंतुओं में ये नहीं पाया जाता है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये पादप कोशिकाओं के चारों ओर जो रहता है उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कोशिका की रक्षा करता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। पावर माने विद्युत घर, पावर हाउस। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखिए, आता है कि पावर हाउस किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, जहां पर अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इनमें खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा कोशिका के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में उपयोग होता है। आ गया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं इसको। अत्यधिक ऊर्जा निकलता है, इससे जो है उपापचय की क्रियाओं में ये बहुत उपयोग होता है। अब है तीसरा, कोशिका के
लवकों में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हरित लवक प्यारे बच्चों, हरित लवक से आप क्या समझते हैं बताइए? हरित लवक हिंदी शब्द है, अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं। ये हरित लवक जो कोशिका में जो हरित लवक है, ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और जो जड़ में इसके जड़ के द्वारा पादप में जो जाइलम है, फ्लोएम है, दो नली है, वो नलिकाएं हैं। जैसे जंतुओं में धमनी और शिरा होती है, वैसे इन पेड़ पौधों में भी जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम जो है वो ऐसी नलिकाएं हैं जिससे मिट्टी के अंदर से जल, खनिज लवण और ह्यूमरस जो मिट्टी में मिला हुआ खाद्य पदार्थ है, पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, कार्बनिक खाद्य पदार्थ है, उन सबका अवशोषण जड़ें करके इन्हीं जाइलम द्वारा पत्तियों तक पौधों के पहुंचती है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के। ये बहुत अधिक सूर्य के प्रकाश जब इस पर पत्तियों पर पड़ता है तो बहुत ज्यादा मंड तैयार होता है, ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज तैयार होता है तो ये रासायनिक क्रिया होती है, और रासायनिक क्रिया के तौर पर इस प्रकाश ऊर्जा का उपयोग शर्करा के निर्माण में उपयोग होता है। याद रखिए, शर्करा के निर्माण में उपयोग होता है। तो यही जब शर्करा का निर्माण होता है तो बहुत अत्यधिक ऊर्जा निकलता है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ती है, ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके जल का अवशोषण करके जड़ के द्वारा जो मिट्टी में मिला हुआ जल है और सूर्य का प्रकाश लेकर के और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये जो है शर्करा का निर्माण करती है, जिससे बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप जान गए कि ये जो है पावर हाउस कहते हैं, और है राइबोसोम। कहानी को मिटा देता हूं। राइबोसोम, लाइसोसोम और केंद्रक। चौथा पॉइंट क्या था? राइबोसोम और लाइसोसोम। एक केंद्रक। अब राइबोसोम, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसको। इसी के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। और लाइसोसोम ये मृत कोशिकाओं को, बीमार कोशिकाओं का ये भक्षण कर जाती है लाइसोसोम। इसलिए इसको आत्मघाती का थैली कहते हैं। आत्मघाती का थैली कहते हैं लाइसोसोम को। प्यारे बच्चों, केंद्रक ये नियंत्रण कक्ष है, कंट्रोल रूम इसको कहते हैं। अगर जिस प्रकार विद्यालय में प्रधानाचार्य का नियंत्रण न हो तो विद्यालय
का कार्य सुचारू रूप से चलने में बाधा पड़ती है, उसी तरह पूरे शरीर में जो जितनी क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल अगर न किया जाए तो कंट्रोल रूम जिसको कहते हैं वो नियंत्रक है, न्यूक्लियस, इसकी अंग्रेजी है न्यूक्लियस, इसको केंद्रक बोलते हैं, इसको नियंत्रण कक्ष बोलते हैं। और इस केंद्रक को राइबोसोम का क्या कार्य है, लाइसोसोम का क्या कार्य है और केंद्रक का क्या कार्य है, अगली बार मैं पुनः मिलूंगा आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद।